नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कर्नाटक का सियासी पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। इसी महीने वहां विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग की टीम वहां तैयारियों का जायजा ले रही है और सियासी पार्टियां अपने पक्ष में हवा बनाने में तूफानी रफ्तार से जुटी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कर्नाटक में करो या मरो जैसी स्थिति है। ऐसे में सवाल उठता है कि कर्नाटक के लोगों के दिल में क्या है। बीजेपी कर्नाटक में दोबारा कमल खिलाने के लिए किस प्लान पर आगे बढ़ रही है? बीजेपी को बेंगलुरु की सत्ता से बेदखल करने के लिए क्या है कांग्रेस का मास्टर प्लान? जेडीएस इस बार किंग बनेगी या किंग मेकर? वहां के लोग किस मुद्दे पर अब की बार ईवीएम का बटन दबाएंगे? कर्नाटक का रण कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए दक्षिण में चक्रव्यूह के पहले द्वार की तरह क्यों है? आज ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम कौन बनेगा कर्नाटक का किंग में। कर्नाटक में एक एक वोट अपने पाले में जोड़ने के लिए बीजेपी रणनीतिकार दिन रात एक किए हुए हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कमेटी का गठन भी हो चुका है, जिसकी कमान मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई को सौंपी गई है और बतौर सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे को जगह दी गई है। वहीं चुनाव प्रबंधन कमेटी का संयोजक केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे को बनाया गया है। शोभा को येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में चल रही बीजेपी की विजय संकल्प यात्राओं और प्रधानमंत्री मोदी के दौरों के जरिए कमल के लिए लहर बनाने का काम भी जारी हो चुका है। वहां पे कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना, तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। रविवार यानी 12 मार्च को फिर प्रधानमंत्री कर्नाटक में होंगे। पिछले 2 महीने में यह प्रधानमंत्री का 6वां कर्नाटक दौरा होगा। इस बार वो मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करेंगे और धारवाड़ आईआईटी को भी देश को समर्पित करेंगे। इससे पहले 27 फरवरी को अपने कर्नाटक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, जिसकी नींव 2020 में सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रखी थी। कर्नाटक पॉलिटिक्स में येदियुरप्पा की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मंच पर पीएम मोदी ने 2 बार हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। लोगों से मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन कराकर 80 साल के येदियुरप्पा को जन्मदिन की बधाई दिलवाई। का सार्वजनिक जीवन, अपनी पूरी जवानी एक विचार के लिए खपा दी है। बीजेपी की सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। बीजेपी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री का गेट द्वार हमारा कर्नाटक है, यहीं से एंट्री हो सकती। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में कभी भी चुनाव की घंटी बज सकती है। बीजेपी के रणनीतिकार कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से कमल खिलाने के लिए एक साथ कई रणनीति पर काम कर रहे हैं। विकास की बातें जोर शोर से की जा रही हैं। हाल में कर्नाटक में जिस तरह से हवा बदली है, उसमें अक्सर सुनाई देने वाले मुद्दे हाशिए की ओर जाते दिख रहे हैं और बीजेपी को अपने लिए सबसे ज्यादा फायदा विकास के मुद्दों को आगे करने में दिख रहा है। बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा के घर और दफ्तर से 8 करोड़ से अधिक कैश जब्त हुआ। नोटों के इस ढेर ने पूरे देश को दंग कर दिया। विपक्ष जहां इसे भ्रष्टाचार की रकम बता रहा है, वहीं विरूपाक्षप्पा इसे सुपारी बेचकर कमाई रकम बता रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी के ईएस ईश्वरप्पा की मंत्री वाली कुर्सी भ्रष्टाचार के
आरोप में जा चुकी है तो रमेश जरकीहोली की 6 सीडी कांड में जा चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए जो है, विपक्ष के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिस तरह के आरोप लग रहे थे राज्य सरकार के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने, विपक्ष ने और अन्य लोगों ने जिस तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था, तो वह विपक्ष के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि वह कह रही है कि ये सरकार ने आपको भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया है। बीजेपी रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि कर्नाटक के दिल में क्या है। वो अपनी कमजोर कड़ी को भी समझ रहे हैं। कर्नाटक के 6 करोड़ से बड़ी आबादी को बीजेपी की डबल इंजन सरकार में तरक्की की सुपरसोनिक रफ्तार का सपना दिखा रही है। कर्नाटका के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं ना, आप जो हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 80, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को 37 और अन्य के खाते में 3 सीटें आईं। चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन हुआ। एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। करीब 14 महीने बाद ही कर्नाटक के राजनीतिक समीकरण बदले और बीजेपी सूबे की सत्ता में आ गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा के पास चली गई, लेकिन 2 साल बाद ही येदियुरप्पा को सीएम वाली कुर्सी छोड़नी पड़ी और उनकी जगह लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई को कर्नाटक की कमान सौंपी गई। बीजेपी रणनीतिकारों को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि खतरा कहां से है। ऐसे में कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में बीजेपी एक और विकास की बातें जोर शोर से कर रही है, दूसरी ओर अटैक इज बेस्ट डिफेंस की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस और जेडीएस दोनों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। बेंगलोर की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, परंतु थोड़ी सी चूक रह गई। और जैसा हमेशा होता है, जेडीएस और कांग्रेस चुनाव के वक्त तो आमने सामने होते हैं, मगर जब भाजपा के सामने आते हैं तब इलू इलू कर एक दूसरे की गोद में बैठ जाते हैं। बीजेपी कर्नाटक में एक ओर अपने विरोधियों की नीति और नीयत पर सवाल उठा रही है, दूसरी ओर विजय संकल्प यात्राओं के जरिए कमल के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिशें जारी है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकार ये भी हिसाब लगा रहे होंगे कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बोम्मई सरकार ने आरक्षण नीति में जो बदलाव किए हैं उससे बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान। बीजेपी के सामने एक चुनौती अपनी ही पार्टी के ऐसे नेताओं से है जो भीतर खाने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के तौर तरीकों से नाराज चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि येदियुरप्पा को आगे करने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। कर्नाटक पॉलिटिक्स के इस दिग्गज को दिल्ली में बैठे बीजेपी के रणनीतिकार पूरी तवज्जो तो दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह सवाल परेशान कर रहा है कि उम्मीदवारों के चयन में किसकी चलेगी, येदियुरप्पा की या बसवराज बोम्मई की। बीजेपी चाहती है कि 80 साल के येदियुरप्पा पूरी ताकत के साथ सूबे में कमल खिलाने में जुटे रहें, लेकिन बदले में येदियुरप्पा बीजेपी से क्या चाहते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। कर्नाटक में सत्ता की चाबी हमेशा से वहां के 2 ताकतवर समुदायों के बीच मानी जाती है, लिंगायत और वोक्कालिगा। बीजेपी ने कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में जीत के लिए 2 कमेटियां भी बना दी हैं, चुनाव अभियान समिति और चुनाव प्रबंधन समिति। चुनाव अभियान समिति की कमान बसवराज बोम्मई को सौंपी गई है, जो लिंगायत समुदाय से आते हैं। वहीं चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक शोभा करंदलाजे को बनाया गया, जो वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखती है। चुनाव अभियान समिति में बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे को भी जगह दी गई है।
दरअसल दोनों समितियों के जरिए सूबे के प्रभावशाली समुदाय लिंगायत और वोक्कालिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। येदियुरप्पा कर्नाटक बीजेपी में ऐसे नेता हैं जिनके समाज के हर वर्ग के बीच अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। सूबे की सियासत में किसी का भी पलड़ा भारी और हल्का बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले मठों में उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे में बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खोलने में येदियुरप्पा कितनी दमदार भूमिका निभा सकते हैं, इसका अंदाजा बीजेपी के बड़े नेताओं को है। अभी तक देखने में ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई चेहरा वहाँ पर सामने कर रही है तो वो येदियुरप्पा का ही है। मुंबई जो इस समय के इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनको उस आधार पर उस स्केल पर ऊपर लाना चाहती है, क्योंकि जो वोट कैच करने वाला वहाँ पर चेहरा है तो वो नरेंद्र मोदी के बाद कोई है तो वो येदियुरप्पा है। इसीलिए शायद येदियुरप्पा पर दांव खेला है। पहले बीजेपी के कार्यक्रमों में येदियुरप्पा को वो सम्मान देना छोड़ दिया गया था। अब पिछले कुछ रैलीज में और जिस तरह से यात्रा उन्होंने निकालनी शुरू की है, येदियुरप्पा जो कि सबसे बड़े लिंगायत नेता है, उनको आगे किया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। येदियुरप्पा लगातार कहते रहे हैं कि कर्नाटक में ज्यादातर सिटिंग विधायकों को टिकट मिलेगा, मतलब सिटिंग विधायकों के टिकट कटने के चांस कम है। वहीं कर्नाटक बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आए बड़े नेताओं को हारी सीटों पर किस्मत आजमाने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन टिकटों के बंटवारे में किसकी और कितनी चलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इतिहास गवाह रहा है कि सियासी पार्टियों के बीच असली बवाल टिकटों के बंटवारे के समय ही शुरू होता है। येदियुरप्पा चाहेंगे कि उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, तो बसवराज बोम्मई भी इसी कोशिश में दिख सकते हैं। कर्नाटक बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी किसी कोने में दबी हिलोरे मार रही है। ऐसे में येदियुरप्पा भले ही अभी कुछ ना कहें, अपने लिए कुछ ना चाहते हो, लेकिन उनके मन में अपने बेटे के लिए पार्टी से बड़ी उम्मीद जरूर हो सकती है। चुनाव अभियान समिति में येदियुरप्पा के बेटे को शामिल किया जाना कम से कम इस बात का तो इशारा कर ही रहा है। बीजेपी का धर्म संकट ये है कि जिसके नेता वंशवाद और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते रहे, उन्हीं दोनों मुद्दों के तीर से विपक्ष बीजेपी को रोकने में लगा है। ये हर चीज में 40% कमीशन लेती है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों से 40% कमीशन लेने वाली। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। चुनावी मौसम में कर्नाटक बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से कैसे निपटें, पाला बदलने वाले पार्टी नेताओं को कैसे रोका जाए। इसी हफ्ते बीजेपी से 4 बार के एमएलसी रहे पुतन्ना ने पद और पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। कुल्लेगला के पूर्व विधायक जीएन नंजुंदस्वामी और बीजापुर के पूर्व विधायक मनोहर एनापुर के साथ मैसूर के पूर्व मेयर पुरुषोत्तम बीजेपी के रथ से उतरकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की मुहिम में जुट चुके हैं। ऐसे में बीजेपी एक और नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए एक साथ कई समीकरणों पर काम कर रही है। मसलन मुंबई सरकार के दौर में सूबे की आरक्षण नीति में हुए बदलावों का फायदा गिनाने का काम, पिछड़े वर्गों के वोट को अपने पाले में शिफ्ट करने का काम और सूबे के वोक्कालिका समुदाय के वोट को कांग्रेस और जेडीएस के खाते में जाने से रोकने के काम। जेडीएस क्योंकि अब सत्ता से 10 साल तक दूर रह चुकी है, वह वोक्कालिका वोट बैंक पर ही सीमित होकर दक्षिण कर्नाटक में अपना चुनाव प्रचार जो है उसको काफी मजबूत कर रही है। और एच.डी. कुमारस्वामी जो कि इसके नेता हैं और जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वह लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि अपना एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक जो उनका वोक्कालिकास का है, उसके साथ साथ वो माइनॉरिटी वोट बैंक को जिस तरह से वो करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि बीजेपी के साथ इस बार साफ तौर से येदियुरप्पा के नेतृत्व में दिखता नजर आ रहा है। तो जब लिंगायत वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है, तो वोक्कालिका वोट बैंक को उनकी उम्मीद है कि वह शायद उसको अपने साथ कंसोलिडेट कर लेंगे।
बीजेपी के दिग्गजों को अंदाजा है कि कर्नाटक की राह में बहुत कांटे हैं। ऐसे में सूबे के हर क्षेत्र के हिसाब से अलग रणनीति आजमाई जा रही है। बीजेपी महारथी पूर्ण बहुमत से दक्षिण का द्वार खोलने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। कर्नाटक में बीजेपी की टेंशन खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्याण राज प्रगति पक्ष भी बढ़ाए हुए है। उधर कांग्रेस भी बेंगलुरु में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रही है। कांग्रेस रणनीतिकारों को लगता है कि कर्नाटक में सियासी ग्रहों की चाल उसके साथ है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार सूबे की 224 सीटों में से 140 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 170 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और जी परमेश्वर के आपसी मतभेद को खत्म कर दिया है। कांग्रेस रणनीतिकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की बीजेपी सरकार को घेरने में जुटे हैं। बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षपा के घर मिले करोड़ों रुपए के नोटों के ढेर का हिसाब पूछा जा रहा है। सूबे की बम्बई सरकार और भ्रष्टाचार के बीच कड़ियां जोड़ने की कोशिश जारी है। कांग्रेस का अनुमान है कि सूबे में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को सत्ता से आउट किया जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप कोई पहली बार नहीं लगे। कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोपों के छींटे आते रहे। पूर्व मंत्री और कर्नाटक बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा को भी रिश्वत मांगे जाने के मामले में आरोपी बनाया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ही उन्हें बम्बई कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में सत्ता से आउट कांग्रेस को फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का दिख रहा है। कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत मजबूत हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जो कैंपेन चलाया गया था 40% सीएम वाला या 40% करप्शन के जो आरोप कॉन्ट्रैक्टर्स के लगे हैं, उनको भुला नहीं पा रही है, क्योंकि वह आपसी अंदरूनी जो मतभेद है उसमें ही ज्यादा व्यस्त नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए इस समय पर नजर आ रही है कि वह जो एक मौका है क्या उसको चूक देगी। कर्नाटक में कांग्रेस का संगठन बेहतर स्थिति में है। फिलहाल कर्नाटक कांग्रेस की कमान डीके शिव कुमार के हाथों में है, जिनकी संगठन पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मास लीडर माना जाता है, जो करूबा जाति से ताल्लुक रखते हैं। मुख्यमंत्री पद के कई और दावेदार भी हैं। कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से आते हैं। वो जिस समुदाय से आते हैं उसे भी कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। इसी तरह राहुल गांधी की 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा में 500 किलोमीटर से अधिक का लंबा रूट कर्नाटक से होते हुए बनाया गया था। कांग्रेस रणनीतिकारों को भरोसा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में पार्टी को नई ताकत मिली है। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी का मैसूर का भाषण बहुत वायरल हुआ था। हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। फिलहाल कर्नाटक कांग्रेस के नेता उम्मीदों के घोड़े पर सवार हैं, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान भी कम नहीं है। ऐसे में अगर कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा को किनारे रखा और हिमाचल की तरह आपस में मिलकर लड़े तो जीत की राह आसान हो सकती है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच के मतभेद खुलकर सामने आते हैं, चाहे वह राजनीति के मंच पर हो या पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर हो, ये चीज साफ तौर से दिख रही है कि ये दोनों नेता एक बार एक साथ नहीं काम कर सकते, और इसका खामियाजा कांग्रेस शायद भुगत भी रही है, क्योंकि वह कहीं से भी आश्वासन नहीं दे पा रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। कर्नाटक के वोटर कई खांचों में बटे, ऐसे में सबको साधना आसान काम नहीं है। मसलन कहीं मुस्लिम वोटर्स को साधने के चक्कर में बड़े हिंदू वोट बैंक को नाराज करने की गलती ना हो जाए। बीजेपी के लिंगायत और जेडीएस के बोकालिगा वोट बैंक को पूरी तरह उनके खाते में शिफ्ट होने से रोकना। मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया के सामाजिक आधार वाले वोट बैंक को अपने खाते में शिफ्ट करना। इतना ही नहीं,
कांग्रेस को बीजेपी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से बेहतर विकल्प भी लोगों के सामने रखना होगा। कर्नाटक के वोट की डायनामिक्स इस बार बिगड़ी हुई है। वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को अन्य राज्यों में वोटों के बंटवारे से फायदा होता रहा है, लेकिन कर्नाटका में इस समय की स्थिति ये है कि जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस इन तीनों के बीच वोटों का बंटवारा है और इस वोटों के बंटवारे का फायदा भारतीय जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस की ओर ज़्यादा झुकता महसूस हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी कर्नाटक में आक्रामक प्रचार करती दिखती है, उस तरह का प्रचार अभियान अभी कांग्रेसी खेमे की ओर से नहीं दिख रहा है। कर्नाटक के नतीजे इस साल होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और मनोबल को बढ़ाने और गिराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में कर्नाटक के नतीजे कांग्रेस की आगे की राह आसान या मुश्किल बनाने में मील के एक अहम पत्थर की तरह होने वाले हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं की महत्वाकांक्षा को किनारे रखकर पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरने की है। कांग्रेस के सामने बीजेपी के लिंगायत वोट बैंक और जेडीएस के वोकलिगा वोट बैंक में सेंधमारी भी दूसरी बड़ी चुनौती है। कर्नाटक पॉलिटिक्स में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस एक ऐसी खिलाड़ी है जो संभवतः अभी से सूबे में त्रिशंकु विधानसभा के लिए प्रार्थना कर रही होगी। ओल्ड मैसूर जेडीएस का मजबूत गढ़ माना जाता है। कर्नाटक का मिजाज और मुद्दे क्षेत्र के हिसाब से बदलते रहे हैं। साल 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से पहले कर्नाटक को अलग अलग नामों से जाना जाता था। आज की तारीख में भी ये बंटवारा दिखता है और सियासी पार्टियां भी क्षेत्र के हिसाब से अपनी रणनीति तय करती हैं। हैदराबाद कर्नाटक में 40 सीटें, मुंबई कर्नाटक में 44 सीटें, सेंट्रल कर्नाटक में 27 सीटें, कोस्टल कर्नाटक में 19 सीटें, ओल्ड मैसूर में 66 सीटें, बेंगलुरु में 28 सीटें। कर्नाटक में सत्ता समीकरण बैठाने में ओल्ड मैसूर अहम भूमिका निभाता रहा है। ओल्ड मैसूर को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का गढ़ माना जाता है। उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक में ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, लेकिन ओल्ड मैसूर क्षेत्र में सत्ता की चाबी वोकालिगा समुदाय के हाथों में मानी जाती है। सूबे के वोकालिगा समुदाय के बड़े नेताओं में एचडी देवगौड़ा की गिनती होती है। जेडीएस जहां ओल्ड मैसूर क्षेत्र में अपनी पकड़ लगातार बनाए रखने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरे क्षेत्रों में वोट बढ़ाने के लिए गुना भाग में लगी है। बीजेपी की रणनीति ओल्ड मैसूर में अपने लिए बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार करने की है। हाल में कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL के हेलीकॉप्टर कारखाने को भी बीजेपी की जेडीएस की वोकालिगा वोट बैंक में सेंधमारी की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। जेडीएस में बाप बेटे यानी देवगौड़ा और कुमारस्वामी की जोड़ी भी अच्छी तरह समझ रही है कि कर्नाटक की लड़ाई इस बार बहुत उलझी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच सूबे के वोटर बटे हुए हैं। ऐसे में जेडीएस कर्नाटक में किंग नहीं तो किंग मेकर वाली भूमिका में भी अपने लिए दोनों हाथों में लड्डू की कल्पना कर रही होगी। साफ तौर से दिख रहा है कि जेडीएस के मन में एक बात साफ है कि अगर वह 40 से 60 सीटों के बीच में कैसे भी ले आती है तो न कांग्रेस को न बीजेपी को कोई भी नहीं हिचकिचाएगा उनके साथ हाथ मिलाने में। तो ये डिवाइडेड हाउस की जो इंतजार में जेडीएस की जो स्ट्रैटेजी रहती है
वह पूरी तरह से उस पर प्रयास करिए। जेडीएस का सिर्फ 25-30 लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ है, तो उसको रख करके किंग मेकर तो बन सकता है, लेकिन कुमारस्वामी का दोनों तरफ में विश्वास नहीं है। कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे कि 2024 में दक्षिण भारत में किस तरह का सियासी समीकरण आकार लेगा। कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में बीजेपी के विस्तार के लिए कितनी संभावना है। कर्नाटक के नतीजे तय करेंगे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की भूमिका किस तरह की रहने वाली है। और कर्नाटक की चुनावी हवा इशारा करेगी कि 2024 में विकास का मुद्दा चलेगा या हिंदुत्व और जाति के जुगाड़ से राजनीति आगे बढ़ेगी। कर्नाटक पॉलिटिक्स में कुमारस्वामी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो चुनाव के बाद बीजेपी या कांग्रेस किसी के साथ भी गलबहियां कर सकते हैं। सूबे की ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई तय है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कर्नाटक को दक्षिण के पहले द्वार की तरह देख रही हैं, तो जेडीएस सत्ता में आने के लिए नई संभावना के तौर पर कर्नाटक का द्वार जिसके भी पक्ष में खुलेगा, उसके लिए दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में जीत का इकोसिस्टम तैयार करने में वो अहम भूमिका निभा सकता है। कर्नाटक की लड़ाई बहुत उलझी हुई है और टक्कर कांटे की है। फिलहाल कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। आज बस इतना ही। कल मैं कर्नाटक की कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।